सो फाइनली हम अकाउंटिंग रेशियो के सबसे कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। ये आपका आखिरी सेशन होगा जिस सेशन में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के सबसे आखिरी हिस्से पे आज डिस्कशन करेंगे। इस हिस्से का नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी तक हम 4 रेशियोज पे डिस्कशन करते आए हैं। शुरुआत से देखोगे ये चौथे का आखिरी हिस्सा है, इसका नाम है आरओआई। जैसा कि आपको हर बार ये बताया गया है कि जब भी आप कोई फॉर्मूले की बात करें तो आप उसके पीछे की कहानी जाने तब आप फॉर्मूला अपने आप डिराइव कर लेंगे। कोई टीचर अगर बताते सीधा फॉर्मूला ये तो उसका अपना एस्पेक्ट है। मेरा बस ये है कि आप कॉन्सेप्ट समझे, तो उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कॉन्सेप्ट आरओआई का क्या है। देखो भाई, आप ये कह सकते हो कि ये आखिरी का ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट छुपाई भी जा सकती है, प्रॉफिट छुपाई नहीं भी जा सकती है, ठीक है। करंट रेशियो ज्यादा हो कम हो, शॉर्ट टर्म का इफेक्ट आपके सामने लेके आता है, ठीक है। टर्नओवर की भी एक अपनी कहानी है, ठीक है। लेकिन जब सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछा जाएगा, और वो उस दिन पूछा जाएगा जिस दिन सभी मालिक एक टेबल पे बैठेंगे कि हमने इस बिजनेस को शुरुआत करके क्या पाया। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस करने उतर रहे हैं और अगर आप वो बिजनेस करते हैं और बिजनेस करके उस दिन के अंत में शाम में जब ऑन टेबल सभी पार्टीज बैठती हैं जो कि बिजनेस के मालिक कहलाते हैं, तो उन सब के सामने सिंपल सा एक सवाल होगा कि इस व्यापार में आपके निवेश पे आपको कुछ फायदा मिला या नहीं मिला, आपके पूंजी को आपको रिटर्न मिला या नहीं मिला। और बाकी स्टेक होल्डर्स भी यही जानने में इंटरेस्टेड होंगी कि ये जो मालिक हैं ये जिंदगी जी रहे हैं बिजनेस की, ये जिंदगी काट रहे हैं बिजनेस की। मतलब इन नटशेल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है या नहीं है, और अगर है तो कितना है। एक एक पाई जो आपने रुपया लगाया है बिजनेस में वो आपको वापस कितना लाके दे रही है, यही इस पूरे के पूरे कहानी का बेस बनता है। तो इसीलिए आप ही कह सकते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो सबसे दमदार हिस्सा है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये बताता है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। पूरे व्यापार में आपको एंड ऑफ द डे आपके पूंजी पे, आपके कैपिटल पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, ये आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही बताएगा। विच मीन्स यहां पे आप सबसे पहले एक वर्ड उठाएंगे जिस वर्ड का नाम है इन्वेस्टमेंट। दैट्स कॉल्ड, जो भी पैसा आपने लगाया, आपने सबसे पहली जर्नल एंट्री अपनी जिंदगी में क्या लिखी थी? डैश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस शुरू किया गया, हमने जर्नल एंट्री क्या बनाई? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। यहीं पे मैंने इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेशन में बताया है कि बिजनेस का जो पूंजी है बस आपका अपना पैसा नहीं होता। आपने अगर कहीं से उधार पे पैसे लिए हैं वो भी पैसा एज अ पूंजी के तौर पे आप दिखाएंगे। तो अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को एक दूसरा नाम दूं तो आप क्या देंगे? कैपिटल एम्प्लॉय। दैट्स इट, सीधी बात। आप इसका दूसरा नाम क्या रखेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब आपने अपने बिजनेस में कितना पूंजी लगाया था। और अगर आरओआई बताता है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मतलब आपको कौन से प्रॉफिट से रिश्ता होना चाहिए, ग्रॉस या नेट? ऑब्वियस सी बात है नेट, क्योंकि ग्रॉस ओवरऑल नहीं होता। यहां पे शब्द ही क्या है? ओवरऑल। और ओवरऑल नेट के साथ जाएगा, ग्रॉस के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि ग्रॉस में उस कहानी का एक हिस्सा होता है, लेकिन नेट में कहानी के दोनों हिस्से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। क्लियर क्या? चलिए, अब तो बात हो गई नेट की। अब जैसा कि आपको बताया गया है कि बिजनेस के मालिक बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं और फायदा कमाएंगे, इस फायदे को हम यहां पे एक शुद्ध भाषा में नेट प्रॉफिट के नाम से जानेंगे, ठीक है।
लेकिन जब वो प्रॉफिट आता है तो वो प्रॉफिट बंटता है। वो जब प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट क्या होता है? बंटता है। लेकिन इस बंटवारे की जो पूरी की पूरी, इस बंटवारे की, इस डिवीजन का जो पूरा का पूरा रीजन होगा, उसके पीछे का जो कारण होगा, वो कौन होगा? कैपिटल। सॉरी, कैपिटल किसने लगाया है? क्योंकि फायदा जब आएगा तो फायदा बंटने के पीछे कारण क्या होगा? क्योंकि मालिक हैं, और मुझे यह पहचानना है कि वो मालिक कौन कौन है। क्योंकि मालिक बस वो शुद्ध वाला मालिक नहीं है, वो उधारी वाला भी तो मालिक है सर, राइट और रॉन्ग? मतलब जब आप इस कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो आपके सामने दो टाइप के फंड आते हैं, नाम दीजिए। इक्विटी और डेब्ट, ठीक है? या फिर ओनर्स फंड या फिर बोरोड फंड। मैं ये शब्द सुनना चाहता था, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे, मतलब फंड इन्वेस्टेड इन बिजनेस की बात होगी, तो आपके सामने दो पार्टीज मेजर आएंगे, एक होंगे ओनर्स और एक होंगे बोरोड वाले, ठीक है? तो चलो भाई ठीक है, एक तरफ आपका ओनर हो गया और एक तरफ आपका डेटर, सॉरी क्रेडिटर्स हो गया। क्या होंगे? क्रेडिटर्स होंगे, जिसको हम बोरोड फंड कहते हैं। ठीक है, याद कीजिएगा, इन्हीं ओनर को हम शेयर होल्डर कहते हैं, ठीक है? और इन्हीं की पहचान बैलेंस शीट के इक्विटी लायबिलिटीज के सबसे पहले हिस्से में रखी जाती है, जिसका नाम क्या होता है? और उसी के अंदर इक्विटी वाले भी, प्रेफरेंस वाले भी, जितने सब साथ हो लेते हैं। इनको एक चीज की उम्मीद होती है, इनको बस बिजनेस से एक चीज की आशा होती है, सीधी बात, डिविडेंड, ठीक है? तो ओनर को क्या मांगता है? जो उधार पे पैसा देता है उसको अपने उधार के पैसे से भी ज्यादा एक पैसा बहुत प्यारा होता है, और वही उसकी बिजनेस से उम्मीद होती है। तो इनको क्या चाहिए? इंटरेस्ट, ठीक है? लेकिन इस कमाई में इंटरेस्टेड बस ये दो पार्टी नहीं होती। इस कमाई में इंटरेस्टेड कुछ और पार्टी होती हैं जो कहती हैं, देखो भैया, अगर तुम धंधा पानी कर रहे हो तो इसमें फैसिलिटेट हम भी कर रहे हैं, तो उसके हिस्सेदार हम भी होंगे। वो कौन है? एक और पार्टी होती है जिसका नाम होता है गवर्नमेंट। मैं इस हिले हुए लाइन में लिख रहा हूं क्योंकि ये कॉमन नहीं होते हैं, ये अनकॉमन पार्टीज होते हैं। और इनको आपसे क्या आशा उम्मीद होती है? मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट से कहानी शुरू हुई थी, नेट पे आके रुकती है, और जो खाटी पैसा मेरे पास बचता है वो तीन जगह जाता है, ठीक है? सबसे पहली पंक्ति में कौन होते हैं? क्रेडिटर्स, जहां पे इंटरेस्ट कटता है। दूसरी पंक्ति में गवर्नमेंट, जहां पे टैक्स कटता है। और फिर आखिरी में कौन होता है? ओनर, जिनको मिलता है डिविडेंड, ठीक है? तो आप बताइए, जब बिजनेस की बात होगी कि एक एक पूंजी पे कितनी कमाई हुई, तो हम नेट प्रॉफिट के डुअल वर्जन में कंफ्यूज हो जाएंगे। नेट प्रॉफिट का डुअल वर्जन का मतलब क्या? एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक बिफोर वाला और एक आफ्टर वाला, ठीक है? कि सर ठीक है, आप तो बता रहे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम आरओआई की बात करेंगे, और आरओआई ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है। तो हम अगर आफ्टर लेके चलेंगे, सुनिएगा, तो हम बस डिविडेंड को रिटर्न मानेंगे क्या? क्योंकि अगर हम आफ्टर लेके चलेंगे तो बस डिविडेंड वाला पैसा मेरा प्रॉपर हुआ पैसा, और वही बस हम रिटर्न मानेंगे।
अगर हम बिफोर लेके चलेंगे, मतलब ये सब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब वो पूरा पैसा जिसमें से फिर बटेगा। आप बताइए अपना दिमाग इस्तेमाल करके कि बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की हम बात करेंगे, हर एक एक पूंजी जो लगाई गई है उसकी कमाई की हम बात करेंगे, एक एक पैसा जो उधार वाला था या मेरा वाला था वो एक एक पैसा कितना कमाया। अगर मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है तो हम नेट प्रॉफिट का आफ्टर वाला चेहरा लेंगे या बिफोर वाला? बिफोर वाला। इसके पहले वाले नेट प्रॉफिट रेशियो में हम आफ्टर लेके चल रहे थे। मैं यहीं पे बता दे रहा हूं क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में नेट प्रॉफिट दो जगह आएगा सर। एक आएगा नेट प्रॉफिट रेशियो में और एक आएगा ROI में। तो उसमें हम नेट प्रॉफिट मतलब खुला बिजनेस के पास कितना बच रहा है, वो कॉन्सेप्ट है। और यहां पे कॉन्सेप्ट है कि एक एक पूंजी पे कितनी कमाई हो रही है। तो उस कॉन्सेप्ट में आपको क्या लेके चलना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझ में आया कि क्यों हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं इसमें, और हम उसमें क्यों नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहां पे तो मुझे पता चल गया कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन ये डिविडेंड के आफ्टर है क्या? ये डिविडेंड के भी तो बिफोर है। तो अब उसका नया और पूरा नाम क्या हो गया? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। आप ये लिखेंगे। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, ये तो आपको फायदा हो गया, मान लेता हूं। लेकिन ये किसके दम पे हुआ? कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। और यही तो हम जानने बैठे हैं, ROI कैसे निकलेगा? जितना लगाया और जितना पाया उसका रेशियो। जितना लगाया और जितना पाया उसका रेशियो। तो आप अपने अनुसार बताइए, आप फॉर्मूला क्या बनाएंगे अगर आप होते तो? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। शुक्रिया। नेट सही था। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे सर, परसेंट आप निकालेंगे इसमें? बताइए, एक मिनट मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। यहां पे परसेंट भी निकलेगा, ये परसेंट में जाएगा। उनको इतना परसेंट रिटर्न मिला। क्यों नहीं जाएगा? जाएगा। सबसे बड़ी चीज है क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हम परसेंटेज ही तो निकाल रहे हैं कि अपने पूंजी का कितना प्रतिशत हमें फायदा हुआ। कंफ्यूज मत होइएगा इन मैटर्स में, ठीक है? पता चला थोड़ा सा आवाज धीमा कर दिया गया और आप निढाल हो गए। जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बिजनेस वाले में था परसेंटेज। क्यों नहीं था? अर्निंग वो रिटर्न पर शेयर, अर्निंग पर शेयर अलग था और ROI अलग था सर, ठीक है? तो इसीलिए यहां पे आप इसमें बस एक चीज धीरे से जोड़ देंगे, उसका क्या नाम होगा? मल्टीप्लाइड बाई 100। आपके सामने ये पूरी कहानी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है? कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको समझ में आया, ठीक है? लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको फाइंड भी तो करना है। फाइंड कैसे करेंगे? ये तो बात हुई कि कहां कहां से पैसा आया, लेकिन आपके बैलेंस शीट में ऐसे होता है क्या? मालिक वाला पैसा, फला वाला पैसा, चिला, एक बात होती है, ठीक है? तो इसको आप इस तरीके से समझ लेंगे अपने जहन में, इस हिस्से के लिए मैंने इसको इस्तेमाल किया था, इसके लिए नहीं, मैंने इसको इस्तेमाल किया था इसके समझने के लिए। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा ये थोड़ा सा जान लेते हैं बैलेंस शीट की सहायता से। ओके, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में
और फाइनेंशियल एनालिसिस में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल ना करें तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, बुरा मान जाएगा तालु जी। ठीक है, चलो भाई उसको थोड़ा खुश करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको बैलेंस शीट याद होगा तो बैलेंस शीट में ये जो आप पैसे समझते हो, मालिक वाला पैसा, लेकिन मालिक वाला नहीं, लेकिन किसी और का पैसा, लेकिन वो पूंजी है, वो वाला पैसा दो हेड में बढ़ता है। एक हेड तो आप जानते हो, बता दीजिए वो हेड। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड, और दूसरा प्राउड ऑफ यू यार, नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो बोला थैंक यू। नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। लेकिन नॉन करेंट लायबिलिटीज में बहुत चीजें होती हैं सर। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लगता है सच में मेरी छुट्टी होने वाली है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है, भगवान करे, क्योंकि वही बात होती है, खैर ये थोड़ी सी पदवी ज्यादा हो जाएगी कि अगर द्रोणाचार्य की अगर हत्या भी अर्जुन ने की तो भी उनको स्वर्ग ही प्राप्त हुआ था। तो खैर मैं द्रोणाचार्य नहीं हूं, अपने आप को अर्जुन मान सकते हैं। तो इसीलिए जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो हमारे सामने मेजर दो हेड्स रहेंगे। पहला होगा शेयर होल्डर्स फंड और दूसरा होगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में आपके सामने दो हिस्से आ जाएंगे, पहला होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और दूसरा होगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्यों होगा इसकी कहानी मुझे बतानी, क्योंकि ऑलरेडी करंट रेशियो में इसकी कहानी डिस्कस हो चुकी है। क्लियर क्या? तो चलिए यहां पे इस चीज को लेकर इतना ही। अब देखिए, जैसे बात आती है चांसेस की, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया रहे, क्वेश्चन में क्या नहीं दिया रहे, तो फिर ये गेम पलटना चाहिए। ठीक है, ये अभी तक जो पूरा का पूरा गेम है वो तो बहुत सीधा सपाटा चल रहा है। ठीक है, चलो भाई हमें आरओआई फाइंड करना है, कॉन्सेप्ट पता है कि हर पूंजी पे हम कितना कमा रहे हैं, इसी का ये रेशियो दिखाता है। तो जो मेरी पूंजी है नीचे, जो हम कमा रहे हैं ऊपर, दैट्स इट, परसेंटेज वाइज पे मेरी पूंजी कितनी लगी ये भी हम आराम से पता कर लेते हैं। शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, व्हाट इफ शेयर होल्डर्स फंड ना हो तो, नॉन करंट लायबिलिटीज ना हो तो, असेट साइड। ठीक है, जैसे जब अपने घर का दरवाजा अपनी चाबी से नहीं खुलता है तो हम पड़ोसी के छत से जाके अपने छत पे आके अपना दरवाजा छत से खोल लेते हैं। ठीक है, होता है कि नहीं होता? दरवाजा भी बंद हो तो वही तो कह रहे, बाहर से थोड़ी बंद होता है। तो छत का दरवाजा तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन घर में तो हम घुसते जरूर है सर, या फिर आगे वाला भी तोड़ा जा सकता है। अरे बेवकूफ हो, नालायक हो, हम समझा रहे हैं, समझ लो। आगे का ताला तोड़ लोगे, मतलब बाहर छोड़ रखे हुए हैं ना। चलो देखो शांति से, बस एक समझाना था यार, समझ गए थे एकदम। तो अगर हमारी कहानी लायबिलिटी से पूरी ना हो और थोड़ा सा दिक्कत हो तो हम असेट का सहारा ले सकते हैं, और असेट्स की ही मदद से हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आपको ओवरऑल बताया जाए कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, तो उसका एक सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है, समझिएगा जरा। ठीक है, उस फॉर्मूले को समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। फॉर्मूला आपकी तरफ रखूंगा, बता दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। व्यापार में जो मैंने पैसा लगाया, बिजनेस में जो मैंने पैसा लगाया, जनरली जो पैसा लगता है वो क्या होता है? कैपिटल। ठीक है, अब उस पूंजी का इस्तेमाल जरा समझिएगा, पूंजी का इस्तेमाल कैसे होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं क्या करता हूं। ठीक है, अगर मैंने कोचिंग शुरू की तो कुछ लाख रुपए मैंने
इंतजाम किए। सबसे पहले मुझे जरूरत थी एक जगह की। या तो मैं वो जगह खरीदता या फिर रेंट लेता। चलो रेंट एक्सपेंस हो तो मैंने वो जगह खरीद ली, ठीक है। वो जगह मेरे लिए लैंड बन गई। वो वहां पे कंस्ट्रक्शन करवाया, आपने देखा दीवार विवार हमने बनवाए, ठीक है। वो भी वहां पे मेरा पूंजी लग गया। आपको बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया गया, वहां पे मेरी पूंजी लगी, राइट और रॉन्ग, ठीक है। साथ ही साथ मुझे बोर्ड का भी इंतजाम करना पड़ा। एक अपनी ऑफिस बनवाई, टेबल चेयर लगवाया, गैलरी बनवाई, उसमें हमने चेयर वेयर लगवाए, क्लियर। ऑनलाइन भी कुछ करवाया, जो फ्री का आ गया, ऐड करवाया, लेकिन उसका पैसा हमने उधार रख लिया, ठीक है। ऐड करवाया तो उसका पैसा हमने उधार रख लिया, ठीक है। हमने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन हमने अपना वेतन नहीं निकाला, लेकिन हमारी वेतन की कीमत रही, हमारी वेतन की कीमत रही, क्लियर। तभी तो हम ये कैलकुलेट कर पाए कि एक बच्चे की फी कितनी रहेगी। एक मेरी प्रॉपर लागत सामानों की और जगह की, और एक मेरी मेहनत की लागत, ठीक है। यहीं पे मेरे सारे फंड्स डिप्लॉयड हुए, राइट, यहीं पे हुए। जरा असेट की तरफ नजर डालिएगा। असेट तो है नहीं, बट मुझे लगता है कि जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे कुछ बन नहीं पाएगा। तो आप अपने नजरों के सामने बैलेंस शीट को इमेजिन कीजिएगा और बैलेंस शीट में असेट की तरफ नजर डालिएगा। हमने क्या क्या असेट तैयार किए इस बिजनेस की कहानी में? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स और कुछ कुछ इक्विपमेंट्स। ये सारी मेरी संपत्ति, ये सारे मेरे असेट्स। एडवर्टीजमेंट करवाया, उधार रख दिया, लायबिलिटी के हिस्से में चला गया, क्लियर। ये करवाया मैंने, क्योंकि फिर मेरे बच्चे कैसे आएंगे, क्लियर। तो ये सब मेरे असेट के हिस्से में गए, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं, एज पर कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग ये सारे एसेट्स आप कौन से हेड्स में रखेंगे? नॉन करेंट एसेट्स, क्योंकि मेरी पूंजी वहीं पे यूज हुई, क्लियर क्या। साथ ही साथ जब मैं फी तय कर रहा था, तो मेरी अपनी भी वैल्यू थी सर, जिसको हमने कभी इकोनॉमिक्स में इम्प्लिसिट कॉस्ट के तौर पे जोड़ा था। और मैं भी पूंजी ही हूं, मैं भी एक पूंजी ही हूं। याद होगा हमने आपको कल की क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था उस लकड़ी के गट्ठर का, वो उसकी पूंजी ही तो थी। लाया था 20,000 का, कह रहा था 30,000 का। कैसे कह रहा था 30,000 का? क्योंकि 20,000 तो उसने पूंजी लगाई, अपनी उसकी जिंदगी और उसकी अपनी मेहनत की पूंजी कितनी लगी? 10,000। उसको हमने क्या नाम दिया था? बोलिए, वर्किंग कैपिटल। मतलब वो भी तो एक पूंजी है। एक तो कैश वाला कैपिटल जिसको हम दिखने की कहां कहां लग रहा है, लेकिन एक ऐसी पूंजी जो कि लग भी रही है लेकिन दिख नहीं रही। लेकिन क्या उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे? करेंगे। तो आपको पूंजी निकालनी है सर। आपको क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो आप बताइए, इस पूरी कहानी में अगर आप समझ पाए होंगे कहानी का सार, तो आप इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे? कैपिटल प्लस नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। Capital employed equals to non-current asset plus working capital. Exactly. Capital employed is equal to non-current assets plus Working capital. वर्किंग। आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। बस यही था कि सिक्के का पहलू दूसरा था। समझ में आया ये चीज Yes, sir. कि ये फॉर्मूला आपने जो बनाया वो बनाया कैसे? समझ में आया? और फिर वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस और वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। हो गया। बन गया फॉर्मूला।
अगर ये ना रहता तो ये तो रहता कि नहीं रहता? तो आप एसेट के रास्ते जाएं, लायबिलिटी के रास्ते जाएं, पूंजी का इस्तेमाल ये तय करेगा कि आप इसके फॉर्मूले कैसे डिराइव करें। क्लियर? तो चलिए, ये कहानी यहीं पे आज खत्म होती है। ये चैप्टर भी आपका यहीं पे आके हो जाता है खत्म। इसमें मुझे ज्यादा कॉन्सेप्ट बताने की कोई जरूरत नहीं है। लगे हाथ? मुझे लगता है कि एक और चीज आपको क्लियर कर देना चाहिए कि नॉन करेंट एसेट में क्या क्या जाएगा। टैंजिबल, इंटैंजिबल, फिक्स्ड, यही इन्वेस्टमेंट आ गया, लॉन्ग टर्म एडवांसेज आ गया, बस। मतलब जो आपने डाले हैं, आपको अगर बैलेंस शीट याद होगा कि नॉन करेंट एसेट में क्या क्या जाता है, भैया सब जाएगा। आप ये मत सोचिए कि सर ये वाला नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, ये वाला जाएगा, वो वाला जाएगा, नहीं जाएगा तो सब जाएगा। क्लियर? तो यहां पे हम बात कर रहे थे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। इसका क्रक्स जो कहते हैं ना कि अर्क, बेसिकली उसको अर्क कहा जाता है। ठीक है, जानते हो ना अर्क? निचोड़। ठीक है, निचोड़ ये था कि मेरी एक एक पूंजी जो मैंने बिजनेस में लगाई है वो कितना कमाई कर रही है। उसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मैं निकाल लूंगा, मुझे इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। निकालना मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड था। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो जरिए, या लायबिलिटी की तरफ नजर डालिए या एसेट की तरफ नजर डालिए, वही पूंजी घूम घाम के इधर उधर बैठती है। ठीक है, लायबिलिटी के साथ जाएंगे तो आपके सामने आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी के इक्विटी लायबिलिटी का पहला हिस्सा जिसका नाम है शेयर होल्डर फंड, और तीसरा हिस्सा जिसका नाम है नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब इसमें नॉन करेंट लायबिलिटीज में कितने? दो। आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अगर ये दिया रहे तो बल्ले बल्ले भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बचा आपके सामने कि अगर लायबिलिटी का हिस्सा नहीं हो, उसे पूंजी निकालना है, निकालेंगे कैसे? क्योंकि पूंजी तो लायबिलिटी से लिखी जाती है ना, कोई दिक्कत नहीं। पूंजी का इस्तेमाल आपको बता देगा फॉर्मूला, और पूंजी का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जो मेरे असेट साइड नजर आ रहे होते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, एज पर द साइड ऑफ असेट इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, एंड वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। क्लियर क्या? तो चलिए भाई, यही कहानी थी आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, और इसी कहानी के साथ ये आप तय करेंगे कि आपने जो अपनी पढ़ाई में पूंजी लगाई है उस पूंजी पे आप कितनी कमाई करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल चैप्टर होगा और आपके अकाउंट्स के मार्क्स के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। क्लियर क्या? तो चलिए, ये चैप्टर फॉर्मली हो जाता है खत्म। आपसे बस यही इल्तिजा कहो या गुजारिश कहो या रिक्वेस्ट कहो, ठीक है, आप सारे क्वेश्चंस को कोशिश कीजिएगा आज कर लेने की। अगर कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं तो परेशान मत होइएगा। कल के सेशंस में हम अपने पूरे सिलेबस का आखिरी चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर क्या? बस यहां पे आपसे एक शुक्रिया अदा अंतिम जरूर करना चाहूंगा कि मेहनत हमने मिलके साथ में की, और जो चीज आपने समझा है उस समझ को कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जिस दिन रटने बैठ गए फॉर्मूला, याद रख लीजिएगा आपके लिए एक तरीके से इतना बड़ा पहाड़ हो जाएगा कि आप अकाउंट्स के एग्जाम के दिन कहीं ना कहीं से डरेंगे या दोस्तों की तरफ एक उम्मीद की नजर से देखेंगे कभी रेशियो आ जाए तो मुझे फॉर्मूला बता देना। तो अगर ऐसी नौबत ना आए तो जो कहानियां हमने मिलके सुनी और सुनाई हैं वो कहानी आपके जहन में बैठे, और ये जो वीडियो है अगर वो वीडियो आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट करे तो बहुत अच्छी बात है। तो बस ये तरीका जिंदगी भर अपनाइएगा कि हर फॉर्मूले के पीछे कहानी है, कोई भी फॉर्मूला हो, बड़े से बड़े साइंटिफिक फॉर्मूले के पीछे अपनी कहानी है, कहानी समझिएगा और फॉर्मूला खुद बनाइएगा। जैसा कि इस शुरुआत से लेके अंत में एक भी फॉर्मूला नहीं हुआ जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया हो। हर फॉर्मूला आपने अपने जबान से मुझे बताया है, यहां तक आपने ये भी बताया कि न्यूमरेटर में क्या जाएगा और डिनोमिनेटर में
किया जाएगा। तो चलिए उसके लिए शुक्रिया क्योंकि आपने हमारी बातों को समझा और ये चैप्टर यहीं पे होता है खत्म। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशंस। थैंक यू सो मच।